द बेलज़ार, चैप्टर 19 बाय सिल्विया प्लाथ। मैं मनोचिकित्सक बनने जा रही हूँ, जॉन ने अपने अपरिचित उत्साह के साथ कहा। हम बेलसाइज लाउंज में एप्पल साइडर पी रहे थे। ओह, मैंने रूखेपन से कहा, यह तो बढ़िया है। डॉक्टर क्वीन से मेरी लंबी बातचीत हुई थी और उन्हें लगता है कि यह बिल्कुल मुमकिन है। डॉक्टर क्वीन जॉन की मनोचिकित्सक थी और तेज तर्रार, चतुर अविवाहित महिला। और मैं अक्सर सोचती थी कि अगर मुझे डॉक्टर क्वीन के पास भेजा जाता तो मैं अभी भी कैप्लन में होती या शायद वाईमार्क में। डॉक्टर क्वीन में एक अमृत गुण था जो जॉन को पसंद आया था, लेकिन मुझे एक अजीब सी सिहरन होती थी। जॉन अहंकार और अस्मिता के बारे में बकबक करती रहती और मेरा ध्यान किसी और चीज़ की तरफ चला जाता। मेरे सबसे निचले दराज में रखे उस भूसे खुले पैकेट पर मैंने डॉक्टर नोलन से अहंकार और अस्मिता के बारे में कभी बात नहीं की थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं असल में किस बारे में बातें कर रही थी। मैं अब बाहर रहने जा रही हूँ। तभी मैंने जॉन का कार्यक्रम देखा। अपनी इज्जत छुपाने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, कहाँ? डॉक्टर नोलन ने कहा कि उनकी सिफारिश फिर फिलेमोना गिनी के आधार पर मेरा कॉलेज मुझे दूसरे सेमेस्टर के लिए वापस ले लेगा। लेकिन चूंकि डॉक्टरों ने अंतरिम अवधि के लिए मुझे अपनी माँ के साथ रहने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए मैं शीतकालीन सत्र शुरू होने तक शरण में रहूंगी। फिर भी मुझे लगा कि जॉन ने मुझे पहले से ही गेट के बाहर निकाल दिया है, जो अनुचित था। कहाँ? मैंने जिद की। वे तुम्हें अकेले रहने नहीं दे रहे हैं, है ना? जॉन को उसी हफ्ते फिर से शहर में रहने की अनुमति मिली थी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नर्स कैनेडी के साथ कैम्ब्रिज में रह रही हूँ। उसकी रूममेट की अभी अभी शादी हुई है और उसे अपार्टमेंट शेयर करने के लिए किसी की ज़रूरत है। चीयर्स। मैंने अपना एप्पल साइडर ग्लास उठाया और हमारी नाक खनक उठी। अपनी गहरी शंकाओं के बावजूद मैंने सोचा था कि मैं जॉन को हमेशा संजो कर रखूंगी। ऐसा लग रहा था मानो युद्ध या महामारी जैसी किसी भारी परिस्थिति ने हमें एक साथ ला दिया हो और हम अपनी अपनी दुनिया साझा कर रहे हो। तुम कब जा रहे हो? महीने की पहली तारीख को। अच्छा। जॉन उदास हो गई। तुम मुझसे मिलने आओगी, एस्तर? बिल्कुल। मैंने सोचा ऐसा होने की संभावना नहीं है। दर्द हो रहा है, मैंने कहा। क्या दर्द होना ही चाहिए? इरविन ने कुछ नहीं कहा। फिर बोली, कभी कभी दर्द होता है। इरविन से मेरी मुलाकात वाइडनर लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर हुई थी। मैं लंबी सीढ़ी के ऊपर खड़ी थी, बर्फ के ढके चौक की दीवारों से घिरी लाल ईंटों की इमारतों को देख रही थी और वापस पागल खाने जाने के लिए ट्रॉली पकड़ने के लिए तैयारी कर रही थी। तभी एक लंबा चौड़ा नौजवान, जिसका चेहरा थोड़ा बदसूरत और चश्मा पहने हुए था लेकिन समझदार था, मेरे पास आया और बोला, क्या आप मुझे समय बता सकती हैं? मैंने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। 4:05 हो गए थे। फिर उस आदमी ने अपने हाथों को अपने सामने रखी घड़ी पुस्तक के भार के चारों ओर घुमाया, जैसे कि वह खाने की ट्रे हो, और उसने अपनी हड्डीदार कलाई दिखाई। क्यों? आपके पास तो खुद एक घड़ी है। आदमी ने उदास होकर अपनी घड़ी की ओर देखा। उसने उसे उठाया और कान से लगाकर हिलाया। काम नहीं करती। वह आकर्षक अंदाज में मुस्कुराया। कहाँ जा रहे हो? मैं कहने ही वाली थी, पागल खाने वापस। लेकिन आदमी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने अपना इरादा बदल लिया। घर। क्या आप पहले कुछ कॉफ़ी लेंगी? मैं झिझक रही थी। मुझे रात के खाने के लिए पागल खाने जाना था और मैं देर से नहीं पहुंचना चाहती थी, क्योंकि मुझे वहां से हमेशा के लिए बाहर जाने की अनुमति मिल गई थी। एक बहुत छोटा कॉफ़ी कप।
मैंने अपने नए सामान्य व्यक्तित्व का आभास उस व्यक्ति पर करने का निर्णय लिया जिसने मेरी हिचकिचाहट के दौरान मुझे बताया था कि उसका नाम इरविन है और वह गणित का एक बहुत अच्छा वेतन पाने वाले प्रोफेसर हैं। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, और इरविन के साथ अपनी चाल मिलाते हुए उसके साथ-साथ बर्फ की ढीली ढकी सड़क पर टहलने लगी। इरविन का अध्ययन कक्ष देखने के बाद ही मैंने उसे उलझाने का फैसला किया। इरविन बाहरी कैम्ब्रिज की एक जर्जर गली में एक धुंधले आरामदायक बेसमेंट अपार्टमेंट में रहते थे और एक छात्र कैफे में 3 कप कड़वी कॉफी पीने के बाद उसने मुझे बियर पिलाने के लिए कहा। हम उसके अध्ययन कक्ष में भरी हुई भूरे चमड़े की कुर्सियों पर बैठे थे। उसने चारों ओर धूल भरी समझ से परे किताबों के ढेर लगे थे जिसमें बड़े-बड़े सूत्र कविताओं की तरह कलात्मक ढंग से पन्नों पर जुड़े हुए थे। जब मैं अपना पहला बियर का गिलास पी रही थी, मुझे सर्दियों के बीच में कभी भी ठंडी बियर पीनी पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने अपनी बियर स्वीकार कर ली ताकि मुझे पकड़ने के लिए कोई ठोस चीज मिल सके। तभी दरवाजे की घंटी बजी। इरविन शर्मिंदा लग रहा था। मुझे लगता था कि कोई महिला होगी। इरविन को महिलाओं को लेडीज कहने की एक अजीब पुरानी आदत थी। ठीक है, मैंने बड़े इशारे से कहा। उसे अंदर ले जाओ। इरविन ने सिर हिलाया। तुम उसे परेशान कर दोगे। मैं ठंडी बियर से भरे अपने अंबल अंग के सिलेंडर में मुस्कुराई। दरवाजे की घंटी फिर जोरदार झटके के साथ बजी। इरविन ने आह भरी और दरवाजा खोलने के लिए उठा। जैसे ही वह गायब हुआ, मैं झट से बाथरूम में घुस गई और गंदे एल्यूमीनियम रंग के वेनिशियन पर्दे के पीछे छिपकर दरवाजे की दरार में इरविन का भिक्षु जैसा चेहरा उभरता देखा। एक लंबी, हष्ट-पुष्ट स्लाव महिला, प्राकृतिक भेड़ के ऊन से बने एक भारी स्वेटर, बैंगनी रंग की पैंट और ऊंची एड़ी के काले ओवरशूज, फारसी मेमेन के कफ और मैचिंग कोट, फूली हुई सफेद सर्द हवा में अस्पष्ट शब्द। इरविन की आवाज़ ठंडे हॉल से गुजरते हुए मुझ तक पहुंची। मुझे माफ करना, ओल्गा। मैं काम कर रही हूँ, ओल्गा। नहीं, मुझे नहीं लगता, ओल्गा। इस दौरान महिला का लाल मुंह हिलता रहा और शब्द सफेद धुएं में तब्दील होकर दरवाजे के पास नंगे बकाइन के पेड़ों की शाखाओं के बीच तैरते रहे। फिर आखिरकार शब्द ओल्गा, अलविदा ओल्गा। मैंने उस महिला के विशाल मैदानी विस्तार की प्रशंसा की। लड़की से ढकी छाती को देखते हुए मेरी आंखें कुछ इंच दूर चरमराती लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके ज्वलंत होठों पर एक प्रकार की साइबेरियाई कड़वाहट थी। मुझे लगता है कि कैम्ब्रिज में आपके पास बहुत सारे काम हैं। मैंने इरविन से प्रसन्नतापूर्वक कहा जब मैं कैम्ब्रिज के एक निश्चित फ्रांसीसी रेस्तरां के एक घोंघे को पिन से मार रही थी। लगता है इरविन ने एक छोटी विनम्र मुस्कान के साथ स्वीकार किया कि मैं महिलाओं के साथ घुल मिल गई हूँ। मैंने अपना खाली घोंघा खोल घुल उठाया और उसमें से हरी जड़ी बूटी वाला रस पी लिया। मुझे नहीं पता था कि यह सही था या नहीं, लेकिन महीनों तक स्वास्थ्य नीरस शरणार्थी शिविर में रहने के बाद मैं मक्खन के लिए लालायित हो गई थी। मैंने रेस्तरां के फ़ोन से डॉक्टर नोलन को फ़ोन किया था और कैम्ब्रिज में जॉन के साथ रात भर रुकने की अनुमति मांगी थी। बेशक मुझे नहीं पता था कि इरविन मुझे डिनर के बाद अपने अपार्टमेंट में बुलाएंगे या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि सयाल महिला, एक अन्य प्रोफेसर की पत्नी, को बर्दाश्त करना आशाजनक लग रहा था। मैंने अपना सिर पीछे झुकाया और एक गिलास नुइट्स सेंट जॉर्जेट पी लिया। तुम्हें शराब पसंद है? इरविन ने कहा। सिर्फ नुइट्स सेंट जॉर्जेट। मैं उसकी कल्पना करता हूँ ड्रैगन के साथ। इरविन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा कि जिस पहले आदमी के साथ मैं सोऊंगी वह जरूर बुद्धिमान होगा, इसलिए मैं उसका सम्मान करूंगी।
इरविन 26 साल की उम्र में एक प्रोफेसर थे और उनकी त्वचा किसी प्रतिभाशाली लड़के जैसी गोरी, बिना बालों वाली थी। अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत थी और इरविन की महिलाओं ने मुझे इस बारे में आश्वस्त कर दिया था। फिर सुरक्षा के लिहाज से मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चाहती थी जिसे मैं न जानती हूँ और ना ही आगे कभी जानती रहूँ। एक तरह के अवैयक्तिक पुरोहित जैसा अधिकार, जैसा कि आदिवासी रीति रिवाजों की कहानियों में होता है। शाम के अंत तक मुझे इरविन के बारे में कोई संदेह नहीं रह गया था। जब से मुझे बडी विलार्ड के भ्रष्टाचार के बारे में पता चला था, मेरा कौमार्य मेरे गले में चक्की की पाट की तरह लटक रहा था। इतने लंबे समय से यह मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण था कि मेरी आदत, इसका मतलब था कि किसी भी कीमत पर इसका बचाव करना। मैं 5 साल से इसका बचाव कर रही थी और इससे तंग आ चुकी थी। जब इरविन मुझे अपनी बाहों में उठाकर अपार्टमेंट में वापस ले गया और शराब में चूर नशे में सुस्त मुझे अंधेरे बेडरूम में ले गया, तभी मैंने धीरे से कहा, जानते हो इरविन, मुझे लगता है तुम्हें बता देना चाहिए कि मैं कुंवारी हूँ। इरविन हंसा और मुझे बिस्तर पर पटक दिया। कुछ मिनट के बाद आश्चर्य से भरी एक चीख ने जाहिर कर दिया कि इरविन ने सचमुच मेरी बातों पर यकीन नहीं किया था। मैंने सोचा कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैंने दिन में गर्भ निरोधन का अभ्यास शुरू कर दिया था, क्योंकि उस रात नशे में होने के कारण मैं उस नाजुक और ज़रूरी ऑपरेशन को करने की जहमत नहीं उठाती। मैं इरविन के खुरदुरे कंबल पर नंगी और भाव शून्य लेटी रही, उस चमत्कारी बदलाव के एहसास का इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे केवल तीव्र भयानक दर्द महसूस हुआ। दर्द हो रहा है, मैंने कहा। क्या दर्द होना ही चाहिए? इरविन ने कुछ नहीं कहा। फिर बोला, कभी कभी दर्द होता है। थोड़ी देर बाद इरविन उठकर बाथरूम में गया और मुझे शावर के पानी की तेज आवाज़ सुनाई दी। मुझे यकीन नहीं था कि इरविन ने वो कर दिखाया जो वो करने वाला था। यह मेरे कौमार्य ने उसे किसी तरह रोक दिया था। मैं उससे पूछना चाहती थी कि क्या मैं अभी भी कुंवारी हूँ, लेकिन मैं बहुत बेचैन थी। मेरी टांगों के बीच एक गर्म तरल पदार्थ रिस रहा था। मैंने हिचकिचाते हुए नीचे हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। जब मैंने बाथरूम से आती रोशनी की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो मेरी उंगलियां काली दिखाई दी। इरविन, मैंने घबराते हुए कहा, मेरे लिए एक तौलिया लाओ। इरविन कमर में एक तौलिया बांधे वापस आया। मेरी तरफ एक दूसरा छोटा तौलिया फेंका। मैंने तौलिया अपनी टांगों के बीच दबाया और लगभग उसे तुरंत खींच लिया। वह आधा खून से काला हो गया था। मुझे खून बह रहा है, मैंने चौंक कर उठते हुए कहा। ओह, ऐसा अक्सर होता है, इरविन ने मुझे आश्वस्त किया। तुम ठीक हो जाओगे। फिर खून से सनी दुल्हन की चादर और पहले ही कौमार्य विहीन दुल्हनों के लिए लाल स्याही कैप्सूल की कहानियां मेरे सामने तैरने लगी। मैं सोच रही थी कि मुझे कितना खून बहेगा और लेट गई, इस उम्मीद में कि कुछ बेचैनी महसूस हुई और मुझे लगा कि खून ही शायद मैं अब कुंवारी रहूंगी। मैं अंधेरे में गई। मैंने चुपके से अपने घाव पर सफ़ेद तौलिया का एक टुकड़ा लगा दिया, यह सोचकर कि जैसे ही खून बहना बंद होगा मैं उस ट्रॉली को वापस पागलखाने ले जाऊंगी। मैं पूरी शांति से अपनी नई हालत पर विचार करना चाहती थी, लेकिन तौलिया काला पड़ गया और खून उसमें से टपक रहा था। मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए, मैंने निष्पक्षता से कहा। निश्चित रूप से इतनी जल्दी नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि मैं बेहतर हूँ। मैंने इरविन से उसका तौलिया मांगा और उसे अपनी जांघों के बीच पट्टी की तरह बांध लिया। फिर उसने पसीने से भीगे कपड़े पहन लिए। इरविन ने मुझे घर छोड़ने की पेशकश की,
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे पागल खाने कैसे ले जाऊं। इसलिए मैंने अपनी जेब से जॉन का पता ढूंढा। इरविल गली जानता था और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बाहर गया। मैं इतनी घबराई हुई थी कि उसे बता नहीं पाई कि मुझे खून बह रहा है। मैं हर पल यही उम्मीद कर रही थी कि यह रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही इरविन मुझे बर्जर बर्फ से ढकी सड़कों से गुजार रहा था, मुझे लगा कि गर्म पानी तौलिए और मेरी स्कर्ट के बीच से होते हुए कार की सीट पर रिस रहा है। जैसे जैसे हम धीमे होते गए, एक के बाद एक रोशन घरों के पास से गुजरते हुए, मैंने सोचा कि यह कितना भाग्यशाली था कि मैंने कॉलेज से घर आते हुए अपना कौमार्य नहीं खोया, जहाँ ऐसा छिपाना असंभव होता। जॉन ने प्रसन्नता और आश्चर्य भाव के साथ दरवाज़ा खोला। इरविन के साथ मेरा हाथ चूमा। जॉन ने कहा कि वह मेरा अच्छे से ख्याल रखेगी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उस पर पीछे की ओर झुक गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे चेहरे से खून बह रहा हो। क्यों अस्तर? जॉन ने कहा। आखिर मामला क्या है? मैं सोच रही थी कि जॉन कब देखेगी कि मेरे पैरों से खून रिस रहा है और हर काले पेटेंट लेदर के जूते में चिपचिपा रहा है। मुझे लगा कि मैं गोली लगने से मर रही हूँ और जॉन अभी भी मुझे अपनी खाली आंखों से घूर रही थी और उम्मीद कर रही थी कि मैं एक कप कॉफ़ी और सैंडविच मांगूंगी। क्या वह नर्स यहाँ है? नहीं, वह कैप्लन में रात्रि ड्यूटी पर है। अच्छा। मैंने एक हल्की सी कड़वी मुस्कान दी, जैसे खून की एक धार भीगे हुए पैडिंग से होकर मेरे जूतों में घुसने लगी हो। मतलब बहुत बुरा। तुम अजीब लग रही हो, जॉन ने कहा। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम एक डॉक्टर से मिलो। क्यों? जल्दी। लेकिन फिर भी उसने कुछ नोटिस नहीं किया था। मैं एक हल्की सी घुरघुराहट के साथ नीचे झुकी और अपने सर्दियों में फटे हुए काले ब्लूमिंगडेल जूतों में से एक को उतार दिया। मैंने जॉन की बड़ी पथरीली आंखों के सामने जूते को ऊपर उठाया, उसे झुकाया और बेज रंग के नीले गलीचे पर बहते खून की धार को अपने अंदर समेट लिया। हे भगवान, यह क्या था? मुझे रक्तस्राव हो रहा है। जॉन मुझे आधा ले जाकर आधा घसीटते हुए सोफे तक ले गई और लिटा दिया। फिर उसने मेरे खून से सने पैरों के नीचे कुछ तकिए रख दिए। फिर वह पीछे हटी और पूछा, वह आदमी कौन था? एक पल के लिए मुझे लगा कि जॉन तब तक डॉक्टर को बुलाने से इनकार कर देगी जब तक मैं इरविन के साथ अपनी शाम की पूरी कहानी कबूल नहीं कर लेती, और मेरे कबूलनामे के बाद ही वह किसी सजा की तरह मना कर देगी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि उसने मेरी बात को सच मान लिया था, कि एरविन के साथ मेरा बिस्तर पर जाना उसके लिए बिल्कुल समझ से बाहर था, और मेरे आने पर उसका दिखना उसकी खुशी में एक छोटी सी बाधा थी। ओह, कोई तो है, मैंने एक टेबी इशारे से कहा। खून की एक धड़कन और निकल गई और मैंने घबराहट में अपने पेट की मांसपेशी को सिकोड़ लिया। एक तौलिया लाओ। जॉन बाहर गई और लगभग तुरंत ही तौलिया और चादरों का एक ढेर लाकर वापस आ गई, एक तत्पर नर्स की तरह। उसने मेरी पीठ पर हाथ फेरा, खून से भीगे कपड़े उतारे, असली शाही लाल तौलिए के पास पहुंचते ही तेज सांस ली और नई पट्टी बांध दी। मैं लेटी रही, अपने दिल की धड़कन धीमी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हर धड़कन खून के एक नए झोंके को आगे बढ़ा रही थी। मुझे विक्टोरियन उपन्यास का एक चिंताजनक प्रसंग याद आ गया, जहाँ एक के बाद एक औरतें मुश्किल प्रसव के बाद खून की धार में पीली और शान से मर रही थी। शायद इरविन ने मुझे भी भयानक अस्पष्ट तरीके से घायल कर दिया था, और जब तक मैं जॉन के सोफे पर लेटी रही, मैं सचमुच मर रही थी। जॉन ने एक भारतीय पोशाक पहनी और कैम्ब्रिज के डॉक्टरों की एक लंबी सूची डायल करना शुरू कर दिया। पहले नंबर पर कोई जवाब नहीं मिला। जॉन ने दूसरे नंबर पर मेरा मामला समझाना शुरू किया, जिससे जवाब तो मिला, लेकिन फिर बीच में ही रुक गया। मैं समझ गई कहकर फ़ोन काट दिया।
क्या परेशानी है? या सिर्फ नियमित ग्राहकों का आपात स्थिति में ही आएगा? आज रविवार है। मैंने अपनी बाँह उठाकर घड़ी देखने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ मानो मेरे बगल के पत्थर की तरह पड़ा था और हिलने के लिए ही नहीं ले रहा था। रविवार डॉक्टरों का स्वर्ग। कंट्री क्लबों में डॉक्टर, समुद्र किनारे डॉक्टर, प्रेमिकाओं वाले डॉक्टर, पत्नियों वाले डॉक्टर, चर्च में डॉक्टर, नौकाओं में डॉक्टर, हर जगह डॉक्टर। डॉक्टर नहीं बल्कि इंसान ही बने हुए थे। मैंने कहा, भगवान के लिए उन्हें बता दीजिए कि मैं आपातकालीन स्थिति में हूँ। तीसरे नंबर पर कोई जवाब नहीं आया और चौथे नंबर पर जैसे ही जॉन ने बताया कि पीरियड्स आ रहे हैं, पार्टी ने फ़ोन काट दिया। जॉन रोने लगी। देखो, जॉन बड़ी मुश्किल से कहा, स्थानीय अस्पताल को फ़ोन करो। उन्हें बताओ कि इमरजेंसी है। उन्हें मुझे ले जाना होगा। जॉन खुश हो गई। उसने 5वां नंबर डायल किया। इमरजेंसी सर्विस। इमरजेंसी सर्विस ने उससे वादा किया कि अगर मैं वार्ड में आ जाऊं तो एक स्टाफ डॉक्टर मुझे देख लेगा। फिर जॉन ने एक टैक्सी बुलाई। जॉन ने मेरे साथ चलने की जिद की। मैंने अपने तौलिए के नए गद्दों को इस तरह से बेचैनी से पकड़ लिया क्योंकि जॉन द्वारा दिए गए पते से प्रभावित होकर कैब ड्राइवर भोर की धुंध में एक के बाद एक कोने काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। सड़कों पर टायरों की तेज आवाज़ के साथ इमरजेंसी वार्ड में प्रवेश द्वार पर रुक गए। मैंने जॉन को ड्राइवर को पैसे देने के लिए छोड़ दिया और जल्दी से खाली चकाचौंध भरे कमरे में घुस गई। एक नर्स सफ़ेद पर्दे के पीछे तेजी से बाहर आई। कुछ ही शब्दों में मैं उसे अपनी परेशानी का सच बता पाई। इससे पहले कि जॉन दरवाजे पर आ गई, किसी उल्लू की तरह आंखें मूंदकर और पलकें झपकाते हुए, तभी इमरजेंसी वार्ड का डॉक्टर बाहर चला गया और मैं नर्स की मदद से जांच की मेज पर चढ़ गई। नर्स ने डॉक्टर को फुसफुसाते हुए कहा और डॉक्टर ने सिर हिलाया और खून से सना तौलिया खोलना शुरू कर दिया। मैंने महसूस किया कि उसकी उंगलियां जांचने लगी थी और जॉन एक सिपाही की तरह अकड़कर मेरे बगल में खड़ी थी, मेरा हाथ पकड़े हुए। मेरी खातिर, मैं उसकी खातिर। मैं नहीं बता सकती थी। आउच! मैं एक विशेष रूप से खराब राह से सिरह उठी। डॉक्टर ने सीटी बजाई। तुम लाखों में एक हो। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि ऐसा लाखों में एक बार होता है। डॉक्टर ने धीमी, रूखी आवाज़ में नर्स से कहा और वह जल्दी से साइड टेबल पर गई और धुंध के कुछ रोल और चांदी की एक औजार ले आई। डॉक्टर झुकी। मैं समझ सकती थी कि समस्या ठीक कहाँ से आ रही है। लेकिन क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? डॉक्टर हंसे। ओह, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे सिर पर थपकी की आवाज़ से मैं जाग गई। आधी रात हो चुकी थी और पागल खाने में मौत जैसा सन्नाटा था। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि अब कौन जाग रहा होगा। अंदर आओ। मैंने बेड साइड लाइट जला दी। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर क्वीन का फुर्तीला काला सिर दरार में दिखाई दिया। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा क्योंकि हालांकि मैं उसे जानती थी और अक्सर पागल खाने में उसके पास से गुजरकर एक छोटा सा सिर हिलाकर देख लेती थी, मैंने उससे कभी बात नहीं की थी। अब उसने कहा, मिस ग्रीनवुड, क्या मैं 1 मिनट में आ सकती हूँ? मैंने सिर हिलाया। डॉक्टर क्वीन चुपचाप दरवाज़ा बंद करते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने अपना नेवी ब्लू बेदाग सूट पहना हुआ था। मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, मिस ग्रीनवुड, और विशेष रूप से रात के इस समय, लेकिन मैंने सोचा कि आप जॉन के बारे में हमारी मदद कर सकती हैं। एक पल के लिए मैं सोच में पड़ गई कि क्या डॉक्टर क्वीन जॉन के पागल खाने में वापस लौटने के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराएंगे। इमरजेंसी वार्ड में हमारी यात्रा के बाद भी मुझे यकीन नहीं था कि जॉन को कितना पता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह बेलसाइज में वापस रहने के लिए तैयार हो गई। हालांकि शहर की सबसे आज़ाद सुविधाएं उसे मिलती रहीं। मैंने डॉक्टर क्वीन से कहा, मैं जो कर सकती हूँ करूँगी। डॉक्टर क्वीन
गंभीर चेहरे के साथ मेरे बिस्तर के किनारे बैठ गए। हम पता लगाना चाहते हैं कि जॉन कहाँ है। हमें लगा कि शायद आपको कोई अंदाजा हो। अचानक मुझे जॉन से पूरी तरह से अलग हो जाने का मन हुआ। पता नहीं, मैंने ठंडे स्वर में कहा, क्या वह आपके कमरे में नहीं है? यह बेलसाइज कर्फ्यू के बाद काफ़ी समय था। नहीं, जॉन को आज शाम शहर में फिल्म देखने के लिए परमिट मिला था और अब वह वापस नहीं आई थी। वह किसके साथ थी? वह अकेले थी। डॉक्टर क्वीन ने रुककर कहा, क्या तुम्हें पता है कि वह रात कहाँ बिता सकती है? जरूर वह वापस आएगी। जरूर किसी चीज़ ने उसे रोक रखा होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बोस्टन की शांत रात में जॉन को क्या रोके रखा होगा। डॉक्टर क्वीन ने सिर हिलाया। आखिरी ट्रॉली के 1 घंटे पहले गई थी। शायद वह टैक्सी से वापस आएगी। डॉक्टर क्वीन ने आह भरी। डॉक्टर, अपने कैनेडी वाली लड़की को देखा? मैंने पूछा। जहाँ जॉन रहती थी। डॉक्टर क्वीन ने सिर हिलाया। उसकी परिवार? ओह, वह वहाँ कभी नहीं जाएगी। लेकिन हमने भी कोशिश की है। डॉक्टर क्वीन 1 मिनट के लिए रुकी, मानो उन्हें सन्नाटे वाले कमरे में कोई सुराग मिल गया हो। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, हम जो कर सकते हैं करेंगे, और चले गए। मैंने बत्ती बुझा दी और फिर सोने की कोशिश की। लेकिन जॉन का चेहरा मेरे सामने तैर गया, बिना शरीर का और मुस्कुराता हुआ, चेसायर बिल्ली के चेहरे जैसा। मुझे लगा कि मैंने उसकी आवाज़ सुनी है, अंधेरे में सरसराहट और धीमी आवाज़। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि यह तो बस पागल खाने के पेड़ों की हवा थी, और एक थपकी ने मुझे बर्फीले धूसर सुबह में जगा दिया। इस बार मैंने स्वयं ही दरवाज़ा खोला। मेरे सामने डॉक्टर क्वीन खड़ी थी। वे किसी कमज़ोर ड्रिल सर्जेंट की तरह सावधान मुद्रा में खड़ी थी, लेकिन उनकी बाहरी रूपरेखा अजीब तरह से धुंधली लग रही थी। मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए, डॉक्टर क्वीन ने कहा। जॉन मिल गई है। डॉक्टर क्वीन के निष्क्रिय प्रयोग से मेरा रक्त धीमा हो गया। कहाँ? जंगल में, जमे हुए तालाबों के पास। मैंने अपना मुंह खोला। कोई शब्द नहीं निकला। एक अर्दली ने उसे पाया। डॉक्टर क्वीन ने आगे कहा, अभी अभी काम पर जाते हुए। वह नहीं है, डॉक्टर क्वीन ने कहा, मर गई। मुझे डर है कि उसने खुद को फांसी लगा ली है। मेरी बाई पिंडली की हड्डी के बीच में हलचल मच गई और मैंने 7 बजे से पहले सोने की सारी उम्मीदें छोड़ दी। जब मेरी रेडियो अलार्म घड़ी मुझे सोसा की हार्दिक प्रस्तुति के साथ जगाएगी, हर बार जब बारिश होती थी तो वह पुराना पैर टूटना अपने आप को याद करता था, और जो उसे याद रहता था वह थी एक सुस्त चोट। फिर मैंने सोचा, बड़ी विलार्ड ने मेरा पैर तोड़ दिया। फिर मैंने सोचा, नहीं, मैंने खुद ही इसे तोड़ा है। मैंने जानबूझकर इसे तोड़ा है ताकि खुद को इतना बुरा मानने का बदला चुका सकूं। थैंक यू।